हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न करो क्लास 11 एंड 12। मैं हूं श्रेया, आपकी एजुकेटर, और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के एडिशनल टॉपिक्स, व्हिच मींस अगर आपने न्यू सेंटर्स ऑफ पावर अपने नोट से, अपनी एनसीईआरटी से कवर कर लिया है और उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कवर कर लिए, लेकिन अगर आपने एडिशनल टॉपिक्स कवर नहीं करे हैं, इसका मतलब न्यू सेंटर्स ऑफ पावर आपका सिलेबस का पार्ट अभी एंटायरली कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको सीबीएसई ने एडिशनल टॉपिक्स प्रोवाइड करे हुए हैं इन द इंडिविजुअल चैप्टर्स, तो उनको कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इनको कवर नहीं करते हो तब तक आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक फ्रॉम योर टर्म टू सिलेबस कंप्लीट नहीं होएगा, राइट। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशनल टॉपिक्स ऑफ न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, जो कि आपको सीबीएसई ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है ब्रिक्स। सो ब्रिक्स क्या है बच्चों? BRICS, ये जो टर्म्स है दे आर द इनिशियल्स ऑफ सम कंट्रीज नेम। कौन कौन सी है वो कंट्री? B स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन, R स्टैंड्स फॉर रशिया, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, C stands for China and S for South Africa, right? So the term BRICS refers to Brazil, Russia, India, China and South Africa respectively, right? तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि इन सभी कंट्रीज के इनिशियल्स को लेके एक टर्म बना है, क्या? ब्रिक्स। So BRIC was founded in 2006 in Russia। तो BRIC का फाउंड हुआ था बच्चों, रशिया में हुआ था, और कौन से ईयर में? 2006 में। Now initially starting में क्या था? ये BRIC था। After it turned into BRICS, right? So BRIC turns into BRICS after the inclusion of South Africa in its first meeting in the year 2009। अब क्या होता है बच्चों? इनिशियली तो मैंने आपको बता दिया ब्रिक था, लेकिन अब क्या होता है? 2009 में एक और मीटिंग होती है, तब इसमें एक और कंट्री ऐड होती है। कौन सी कंट्री? साउथ अफ्रीका। देन ब्रिक्स इज नाउ नोन एज ब्रिक्स, क्लियर। और ये कब होता है? इन द ईयर 2009। द की ऑब्जेक्टिव, अब की ऑब्जेक्टिव क्या है ब्रिक्स का? सो द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स आर प्राइमरली, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर। यानी कि म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में, तो बेसिकली ब्रिक्स का क्या ऑब्जेक्टिव है? कोऑपरेट करना एंड डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या? म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो भी होंगे, जो भी मेंबर कंट्रीज है उन सब में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिसाइड्स, यानी कि साथ ही साथ नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअल इक्वालिटी। साथ ही साथ क्या है कि जो भी कोऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होगा म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, वो तो होगा, लेकिन इंटरनल पॉलिसीज में कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री में इंटरफेरेंस नहीं करेगी, म्यूचुअल इक्वालिटी प्रिवेल करेगी, right? The 11th conference of the BRICS concluded in Brazil in 2019, chaired by Brazilian President Jair Bolsonaro। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि 11th कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ब्रिक्स की, वो कहाँ पर हुई थी? ब्राजील में हुई थी, और कौन से ईयर में? 2019 में। और इसको हेड किसने करा था? इट वाज चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट, कहाँ के? ब्राजील के। अब ब्राजील में हुई है ना, तो ब्राजील के जो प्रेसिडेंट थे जेर बोल्सोनारो, उन्होंने इस मीटिंग को हेड किया था, राइट? इस तरह से आपका ब्रिक्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम अपने, दैट इज रशिया, राइट। सो अब आपको थोड़ा सा एक जेस्ट लेना है फर्स्ट चैप्टर का, कोल्ड वॉर एरा। पढ़ा है हमने अच्छे से टर्म 1 में, राइट। सो रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। तो हमें पता है कि पहले क्या था? इनिशियली यूएसएसआर था, यू रिमेंबर। सो उसमें से सबसे मेजॉरिटी कौन सी थी? मेजर पार्ट क्या था? रशिया, इंटीग्रेशन से पहले, राइट। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इन लेट 1980s एंड अर्ली 90s, क्या होता है? रशिया इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर क्या था बच्चों? इट वाज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। आप लोगों को याद होगा फ्रॉम योर चैप्टर कोल्ड वॉर एरा। अब क्या हुआ? रशिया इमर्ज हो गया एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सक्सेसर की तरह यूएसएसआर के। रशिया जीडीपी इन कंट्री इज 11th। तो आपको ये पता रखना है कि रशिया की जो जीडीपी है वो कितनी है? 11th इन दी वर्ल्ड, तो 11th है। देन रशिया हैज रिजर्व्स ऑफ, अब रशिया के पास क्या क्या चीजें हैं? सो मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गैसेस। तो 3 जो है रिसोर्सेज, उनके नेम्स आपको लर्न रखते हैं, जिसकी जो कि कहां पर है, जिसके रिजर्व्स कहां पर है? रशिया में। सो रशिया हैज रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गैसेस।
दैट मेक इट पावरफुल कंट्री इन द ग्लोबल वर्ल्ड। और इन्हीं तीनों चीजों की वजह से बच्चों क्या होता है, वो रशिया को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंट्री बना देता है ग्लोबली, राइट। इन एडिशन रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट विद अ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। इसके साथ ही साथ और क्या बताया गया है आपको यहाँ पर कि रशिया के पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं विद अ ह्यूज स्टॉक्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। क्योंकि आपको याद होगा फ्रॉम योर चैप्टर कोल्ड वॉर एरा क्या हो रहा था, बहुत सारे वेपन्स बनाए जा रहे थे, राइट। देन आपका आता है रशिया इज ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कॉल्ड P5। इसके साथ साथ आपको ये बताया गया है कि रशिया साथ ही साथ यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर भी है विच इज टर्म्ड एज P5, राइट। इस तरह से आपका रशिया भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट हम आएंगे इंडिया। ऑलराइट, the 21st century India is being seen as important emerging global power। अब 21st century में इंडिया को कैसे देखा जाता है, एज ए वेरी इंपॉर्टेंट इमर्जिंग पावर ग्लोबली, right? The world is experiencing the power and rise of India in multidimensional way। अब जो ये पूरा वर्ल्ड है, ग्लोबल लेवल की बात चल रही है कि वो इंडिया को कैसे इंटरप्रेट करते हैं एज अ वेरी पावरफुल कंट्री इन अ ग्रोइंग सेंस, जो कि राइज हो रही है सिर्फ एक पर्टिकुलर सेंस में नहीं लेकिन मल्टी डायमेंशनल वेज में। मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में बहुत आगे हेड कर रही है इंडिया, राइट। नेक्स्ट आपका आता है द इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द कंट्री with a population of more than 135 crores is very strong। अब यहाँ पर आपको बताया गया है इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पर more than 135 करोड़। इंडिया को कैसा देखा जाता है, a very powerful country with a very large population from an economic perspective targeting the goal of $5 trillion economy। अब हम लोग क्या टारगेट करते हैं, एक कितनी इकोनॉमी ऑफ $5 trillion इकोनॉमी, किस सेंस में, विद अ कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट। अब जो मार्केट है देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, साथ ही साथ एन एंशियंट इंक्लूसिव कल्चर with 200 million people of Indian diaspora spreading across the globe impart distinct meaning and salience to India as a new center of power in 21st century। तो बच्चों बेसिकली आपको यहाँ पे क्या बताया गया है कि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री दिखती है जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, विद मोर देन 135 करोड़, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आपको बताया गया है कि इंडिया क्या टारगेट करती है, कितनी इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की। साथ ही साथ कौन से एरा में, ये एक कॉम्पिटिटिव ह्यूज मार्केट एग्जिस्ट करता है, उसमें हम इतनी इकोनॉमी टारगेट करते हैं। एंड ऑल्सो विद एंशिएंट इंक्लूसिव कल्चर, जिसमें कि क्या आता है, विद 200 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग इंडियन डायस्पोरा। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, डायस्पोरा का मतलब होता है जो इंडियंस अब्रॉड जाके वर्क करते हैं उन सबको आप इंक्लूड करके बोलोगे कि इंडियन डायस्पोरा, राइट, उनको आप इंडियन डायस्पोरा बोलोगे। और उसका यहाँ पे आपको क्या बताया गया, 200 मिलियन पीपल ऑफ इंडियन डायस्पोरा स्प्रेडिंग अक्रॉस द ग्लोब, जो कि अलग अलग कंट्रीज में इम्पार्ट डिस्टिंक्ट मीनिंग एंड सेलियंस टू इंडिया। वो क्या इम्पार्ट करते हैं, वो एक बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल और सेलियंस टू इंडिया को प्रोवाइड करते हैं एज अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इन 21st सेंचुरी, राइट। फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट। अगर आप स्ट्रेटेजिकली देखो तो इंडिया की जो मिलिट्री है, आर्म फोर्सेस है, वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट है। विद हमारे पास क्या क्या है, इंडिजिनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पावर। अब क्योंकि हमारे पास इंडिजिनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है इसलिए इंडिया क्या हो जाता है, एक न्यूक्लियर पावर हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब यहाँ पर बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको लर्न करना, मेक इन इंडिया जो स्कीम है इन टेक्नोलॉजी की फील्ड में, साइंस की फील्ड में एक अलग ही लेवल का एक माइलस्टोन प्लेस करता है काहे में, इंडिया की इकोनॉमी में। ऑल दीज चेंजेस आर मेकिंग इंडिया एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। और ये सारे चेंजेस जो भी हमने यहाँ पर पढ़े हैं ये इंडिया को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही पावरफुल सेंटर बना रहा है ग्लोबली, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका इजराइल, राइट। अब शोन ऑन द वर्ल्ड मैप विद अ पॉइंटर, अगर आप इसको वर्ल्ड मैप पर देखोगे तो आपको इजराइल की लोकेशन कहां पर मिलेगी बच्चों, इजिप्ट एंड जॉर्डन के बीच में, राइट। Israel has emerged as one of the most powerful nation in the 21st century। अगर आप 21st century पे देखोगे तो इजराइल जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह उभर कर सामने आया है। कौन कौन से टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ साइंस की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, डिफेंस की फील्ड में एंड इंटेलिजेंस बिसाइड इकोनॉमी, यानी कि सिर्फ इकोनॉमी में ही नहीं, साथ साथ इंटेलिजेंस में, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में एंड साइंस में जो है क्या करा है, इजराइल ने एक बहुत ही ज्यादा इमर्जिंग पावर अपने आप को शो किया है।
सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द बर्निंग पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज। इस बात का क्या मतलब है? जहां पर आप इजराइल की लोकेशन देखोगे वर्ल्ड मैप में तो आपको पता चलेगा उसकी अकॉर्डिंग टू इस पोजीशन इट इज लोकेटेड इन द मिडल, इन बीच में है, इन द बर्निंग ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज। इजराइल हैज रीच्ड न्यू हाइट्स ऑफ ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग। इसके साथ साथ भी क्या करा है इजराइल ने? बहुत ही अपने आप को इमर्ज करा है एज ए ग्लोबल पॉलिटिकल स्टैंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इनडोमिनेटेबल डिफेंस प्रोवेस। यानी कि प्रोवेस का मतलब होता है एक्सपर्टिस, तो यानी कि यहाँ पर डिफेंस आप बता रहे हो इजराइल का कितना ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर आपने बताया कि ऑल दो प्रेजेंट एट द बर्निंग ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ वेस्ट एशियन कंट्रीज, इजराइल ने अपने आप को प्रूव करा है इन द टर्म्स ऑफ इनडोमिनेटेबल डिफेंस प्रोवेस, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में एंड साथ ही साथ एग्रीकल्चर में भी। Sustaining against adversity in the principle with which a small Jewish Zionist nation। अब इसका क्या मतलब है बच्चों कि ऑल दो इतनी सारी डिफिकल्ट सिचुएशन एग्जिस्ट करती है अगर आप लोकेशन देखोगे इजराइल की वर्ल्ड मैप पर, लेकिन सस्टेनिंग अगेंस्ट ऑल दोज डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इज द प्रिंसिपल विच अ स्मॉल ज्यूइश जियोनिस्ट नेशन। अब यहाँ पर इजराइल को डिस्क्राइब करा गया है एज अ ज्यूइश जियोनिस्ट नेशन। इसका मतलब क्या होता है? ज्यूज बच्चों एक रिलीजन होता है, उसी को यहाँ पर नेम देने के लिए बोला हुआ है ज्यूइश जियोनिस्ट नेशन। दैट इज इजराइल इज प्लेस्ड इन द कंटेम्पररी ग्लोबल पॉलिटिक्स इन जनरल। यानी कि अगर आप वाइड पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इजराइल कहाँ पर है? इन द कंटेम्पररी यानी कि मॉडर्न ग्लोबल पॉलिटिक्स में इन जनरल एंड द अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स इन पर्टिकुलर। यानी कि अगर आप जनरल सेंस में देखोगे तब तो इट इज प्लेस्ड इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर सेंस में देखोगे सो इट इज अरब डोमिनेटेड विद वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इजराइल भी अभी तक, राइट? So with this we have covered all the additional topics of the particular chapter new centers of powers। साथ ही साथ हमने इस particular chapter के NCERT question and answers भी already cover कर लिए हैं। In case अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, सभी बच्चे वहां से जाकर कवर कर सकते हैं। आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ जरूर आया होगा, तो फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। कोई भी डाउट हो, डिफिकल्टी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो बच्चों तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपकी हर एक क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बाय लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यू कैन अटेंड लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। यू मे अवेल द एंटायर स्टडी मटेरियल इन द PDF फॉर्मेट एंड यू मे आल्सो अटेंड लाइव टेस्ट, क्विजेस एंड असाइनमेंट्स टू। So definitely download कीजिए our official app Learn Karo the live learning app and you may also join us on Telegram ताकि आप सभी बच्चों को टाइम में notifications मिलती रहे। Alright, so with this I am ending up this session here and I will meet you all in the next session with the next important topic. Till that time, keep studying, keep practicing, take care, all the best, bye bye.